जय श्री राम। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और जिसका हर्जाना पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है कि पूरे विश्व में ईंधन की कमी हो गई है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगी और मैं आपको बता दूँ, मेरा मैं किसी भी पार्टी का फेवर नहीं करती हूँ, लेकिन जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं का काफिला चलता है। हमारे राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। एक प्रिंसेस होने के बाद वो इस चीज़ को समझ रही हैं कि ईंधन हमें बचाना चाहिए और साधारण इंसान भी ये सब चीज़ कर सकता है, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा, सोचना खुद को पड़ेगा। आज अगर हम चाइना की बात करें तो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका की। 32.38 ट्रिलियन उनके जीडीपी है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की 20 ट्रिलियन है। लेकिन आज से 20 साल पहले चाइना की कंडीशन ऐसी नहीं थी। आज से 20 साल पहले चाइना भी उसी परिस्थिति में खड़ा था जिस परिस्थिति में आज भारत खड़ा हुआ। लेकिन चाइना में जो भी दैट टाइम प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, उन्होंने एक रूल लागू किया कि आने वाले कुछ वर्षों तक ना कोई चाइना से बाहर जाएगा, ना ही चाइना के अंदर आएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब वर्ल्ड की बेस्ट पॉपुलेशन कंट्री वो बन गया था तो हर चीज़ की कमी होने लगी, पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा, लोगों के लिए खाद्यान्न की नौकरियों की कमी होने लगी। तो इसको उन्होंने इस तरह से सुधारा कि ना कोई बाहर जाएगा चाइना से, ना कोई अंदर आएगा। इसको सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऐसे सोचिए, जब हमारे घर में कोई कमी हो जाती है और हम बाहर जाके पैसा वेस्ट करेंगे तो घर में और कमी हो जाएगी। तो कुछ टाइम अगर हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए किसी की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो थोड़े टाइम बाहर मत जाओ, बाहर पैसा मत खर्च करो, जब स्थिति ठीक हो जाए तो पैसा खर्च कर लेना। ऐसा होता है। तो यही चीज़ चाइना ने भी की और आज वर्ल्ड की सेकेंड लास्ट इकोनॉमी चाइना की है। नेहरू जी बहुत साधारण जीवन जिया करते थे। वो इतने अमीर थे कि जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वो इंग्लैंड में पढ़ते थे, तब भी उनके पास कार होती थी, अपनी पर्सनल कार। तो हम सब समझ सकते हैं ही वॉज वेरी रिच, क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज अ फेमस लॉयर। और उसके बाद भी जब वो भारत आए और प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत ही साधारण जीवन वो जिया करते थे। इवन उनके रूम में एसी भी नहीं होता था। एसी या जो भी कंडीशनर उस टाइम जो भी चीज़ें चला करती थी, नहीं होता था। पुरानी चीज़ों से वो यूज़ करते थे, ज़मीन पे सोते थे और कोशिश करते थे कि भारत का सारा पैसा भारत के लोगों के काम आए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत सिंपल जीवन जिया। मैंने उन पे वीडियो भी डाला है कि कैसे उन्होंने कार खरीदी, लोन से खरीदी, और इवन अपने बच्चे को भी एक बार जब वो कार ले गया था उनका बेटा, तो उसका भी पैसा उन्होंने अपनी इनकम से भरा कि जनता का पैसा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। पर भारत में आज क्या हो, भारत में तो बड़े शान से बड़े बड़े सूट सिलवाए जाते हैं जब पूरा देश इकोनॉमी से त्रस्त है और हम बाहर जा जाकर विदेशों में अपने सूट का प्रचार कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विदेशों से हमें ये सहायता मिल जाएगी, ये सहायता मिल जाएगी। जब आपके घर में कमी हो जाती है तो क्या आप बन ठन कर दूसरे के घर भीख मांगने जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। जब हमारे घर में कमी होती है तो हमें उन कमियों को सुधार करना है बचत करके। और नए खर्चे हम करेंगे तो देश की जनता पे कितना आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। तो सिंपल जीवन जीने से इंसान बड़ा होता है, अपने व्यक्तित्व से, पैसे से, गाड़ी से, कपड़ों से कभी भी कोई इंसान बड़ा नहीं होता। सोना भी फैशन नहीं है, कोई फैशन नहीं है, आपका व्यक्तित्व ही आपका फैशन है। सोने के नाम पर ज़मीनें बेच देते हैं, क्या ज़मीनें वापस लाई जा सकती हैं? ज़मीन है तो खाद्यान्न है, वातावरण है, उसमें अब बेच बेच के लोग बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं वातावरण की क्या कंडीशन है। तो हर नागरिक का कर्तव्य है, और मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ उनको मैं खुद भी अपने जीवन में जितना मुझसे हो पाता है मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो एक आम नागरिक होने के नाते हम सबको हमारी इकोनॉमी को सुधारना है। हमारी अपनी तरक्की से देश की तरक्की हो जाएगी। तो हम सबको सोच लीजिए, हमें अपनी तरक्की करनी है, और अपनी तरक्की हम कब करेंगे? जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस हमारे कम हो।
तो इस तरह की चीज़ों को अपनाने से हम अपने आप का, अपने देश का ज़रूर भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। और थोड़ा-सा हमारे बड़े नेताओं को भी चाहिए कि वो बाहर के लिए इतने ज़्यादा खर्चे नहीं करें। जनता बहुत मेहनत से एक-एक पैसा आपको टैक्स देती है, उस टैक्स का मिसयूज़ मत करिए, वो पैसा देश के काम आएगा। उस पैसे से देश में डेवलपमेंट करिए। और एक चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी कि सारे धर्म एक ही हैं। इंसान को चुनिए, धर्मों को मत चुनिए। भारत सबका है, आज़ादी की लड़ाई हर धर्म ने लड़ी थी और किसी भी एक धर्म से भारत पूरा नहीं होता। जिसने गद्दारी की है, जिसने गुनाह किया है, उसको जेल में डालो, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? गुनाह करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसा ऐसा बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं कर रहे? तो धर्मों पे क्यों बांट रहे हो? जो भी गुनहगार है उसको सजा दो, धर्म की बात मत करो। मंदिरों से ज़्यादा देश में हॉस्पिटल होने चाहिए जिससे लोगों की जान बच सके, स्कूल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मंदिर हर दिल में है, हर घर में है। तो बहुत गहराई वाली चीज़ें हैं, इन पे सोचने समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो या आपके बच्चे भूखे हैं तब आपको खाना ही चाहिए। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको हॉस्पिटल ही चाहिए। और वो हॉस्पिटल चलेगा किससे? शिक्षा से। एक डॉक्टर की गलती से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इससे हमें समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक नीड्स की तरफ ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी बेसिक पैर की चीज़ें, धर्म और इन सब पे अपना समय मत व्यस्त बर्बाद करिए। और युवाओं को तो खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपना समय सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में आगे बढ़ने में लगाइए। इन फालतू बातों से अपने आप को बचा कर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।